मेवाड़ परिवार के सभी सदस्यों को देश के 74वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। मैं इस अवसर पर सभी स्वतंत्रता सेनानियों को जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी देकर देश को आज़ाद कराया, उन सभी को सादरपूर्वक नमन करता हूँ। मैं इस अवसर पर उनको भी सादरपूर्वक नमन करता हूँ जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी तो नहीं दी, पर अपना संपूर्ण जीवन देश को आज़ाद कराने में लगा दिया और देश आज़ाद होने पर कई अंधेरे में खो गए। न तो वे कोई श्रेय लेने आए और न ही आज़ाद भारत की सरकार में कोई पद या ओहदा पाने की इच्छा जताई। मैं इस अवसर पर उन नेताओं को भी सम्मानपूर्वक याद करता हूँ जिन्होंने आज़ाद भारत की सरकार को बनाने में और चलाने में अपना बहुमूल्य योगदान दिया। मैं इस अवसर पर उन हुतात्माओं को याद कर अपनी पीड़ा व्यक्त करता हूँ जो लाखों की तादाद में देश की आज़ादी के वक्त भारत माता के अंग भंग की बलिवेदी पर निर्दोष होते हुए लुट गए, पिट गए, बेइज्जत हो गए और मर गए। वे निर्दोष लोग गाजर मूली की तरह काट दिए गए। हजारों महिलाओं का शील भंग किया गया, उन्हें प्रताड़ित किया गया और उन्हें आत्महत्या या धर्म परिवर्तन के लिए विवश किया गया। हमारे नेता एवं हमारी सरकार विवश होकर 19वीं सदी का सबसे बड़ा नरसंहार सत्ता के लालच में देखती रही। हर सच्चे भारतीय को स्वतंत्रता की खुशी के साथ इस पीड़ा का स्मरण भी होना चाहिए। हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि भारत 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजी शासन से आज़ाद हुआ, पर साथ में भारत माता की दोनों भुजाएं काट दी गई और मां का मुकुट खंडित कर दिया गया। सन 1857 से लेकर 1947 तक 90 वर्ष का कालखंड काफ़ी लंबा था। यह हमारा स्वतंत्रता संघर्ष था। इसमें लाखों लोग शहीद हुए, करोड़ों लोग बेघर हुए, कई राजाओं महाराजाओं के राज चले गए, भारत की अरबों खरबों की संपत्ति लूट ली गई, खेत खलियान बर्बाद हो गए, चारों तरफ गरीबी, भूखमरी, लाचारी, अशिक्षा, डर, भय एवं आतंक का माहौल बनाकर अंग्रेज हमें बड़ी विपन्नता में छोड़ गए। इस माहौल में हमारा देश पुनः खड़ा होने को उठा और धीरे धीरे बढ़ता हुआ प्रगति के मार्ग पर अग्रसर हुआ। पिछले 74 सालों में हमने भूख पर विजय पाई। शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, सूचना प्रौद्योगिकी, तकनीकी विकास, फैशन, मनोरंजन, सड़क, वायु एवं जल मार्ग, श्रमिक विकास, प्रजातंत्र, शासन तंत्र, सुरक्षा, रोजगार आदि क्षेत्रों में आशातीत प्रगति की। पर मित्रों, अभी इन सभी क्षेत्रों में बहुत कुछ करना बाकी है। हमारी आशातीत प्रगति हमारी बढ़ती जनसंख्या के आगे कुछ भी दिखाई नहीं देती। इसलिए सबसे पहले हमें अपनी बढ़ती जनसंख्या पर लगाम लगाना आवश्यक है। जनसंख्या नियंत्रण कानून वक्त की पुकार है। दूसरा महत्वपूर्ण कार्य हमें कृषि को आमदनी का साधन बनाना है। इसे छोटे एवं मझले उद्योगों का दर्जा दिलवाना है। किसान को अपनी मेहनत का उचित दाम हर हाल में मिलना चाहिए। किसान खुशहाल होगा तो ग्रामीण भारत खुशहाल होगा, और यदि ग्रामीण भारत खुशहाल होगा, संपन्न होगा, तो व्यापार, व्यवसाय एवं उत्पादन स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ेंगे। किसान लोन न चुकाने की वजह से बड़ी संख्या में आत्महत्या करता है। यह देश के लिए सबसे शर्मनाक घटना है। तीसरा महत्वपूर्ण कार्य है रोजगार सृजन का। यह तभी संभव है जब सभी तरह का आयात योजनाबद्ध तरीके से बंद करके भारत की खपत की हर चीज़ धीरे धीरे भारत में ही बनने लगे, तो हर क्षेत्र में रोजगार बढ़ जाएगा और हम अपनी बेरोजगारी की समस्या पर धीरे धीरे काबू पा लेंगे। इस संबंध में मैंने 6 अप्रैल को लॉकडाउन के दौरान एक लेख लिखा था। शीर्षक था भारत को आत्मनिर्भर होना होगा। काफ़ी अखबारों में इस लेख को जगह मिली और उसके 20 दिन बाद हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्र के नाम संदेश में लगभग वही बातें कही। मुझे जानकर संतोष हुआ कि जैसा मैं सोचता हूँ, देश के प्रधानमंत्री भी वैसा ही सोचते हैं।
आज भी प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भरता पर पूरा जोर दिया है। पिछले 6 महीने से हम अंतर्राष्ट्रीय आपदा से लड़ रहे हैं। इस संबंध में भी मैंने एक लेख लिखा था। मार्च के अंत में शीर्षक था प्रकृति का दोहन नियंत्रण में किया जाए। प्रकृति के साथ खिलवाड़ करेंगे तो प्रकृति अपना रौद्र रूप जरूर दिखाएगी और मानव को अपनी सीमाओं का दर्शन करवा देगी। इस आपदा ने थोड़ा बहुत हमें मर्यादित एवं अनुशासित जीवन जीने का पाठ पढ़ाया है। विशेष रूप से पुरुष वर्ग को यह समझ आया कि घरों में बैठी महिलाएं एवं कामकाजी महिलाएं कितना काम करती है, तब घर गृहस्थी चलती है। उनका न दिखने वाला सहयोग बहुत होता है। जब खुद को अपने हाथ से काम करना पड़ा, तब समझ आया कि पूरा भारत इस महामारी से बड़ी मुश्किल से लड़ रहा है और हमें विश्वास है कि हम इसमें कामयाब होंगे। ये हम सब का दायित्व है कि हम अपने आसपास के वातावरण को साफ रखें एवं पर्यावरण की रक्षा करें। पुनः हम अपना यथावत जीवन व्यतीत करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। इस कोरोना काल में प्रवासी मजदूरों को जो परेशानियां और तकलीफें हुई, उसे कैसे भुलाया जा सकता है। सरकार ठीक से उनको उनके घर पहुंचाने में पूरी तरह से विफल हुई। इस विफलता के जिम्मेदार केंद्र और राज्य सरकार में बैठे अफसरशाह हैं। जब एक सिने अभिनेता एवं उसके सहयोगी रात दिन काम कर प्रवासी मजदूरों को बड़े आराम से सुरक्षित अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचा सकते हैं, और हमारा इतना बड़ा सरकारी अमला क्यों नहीं पहुंचा सकता। ये सिर्फ गैर जिम्मेदारी एवं असंवेदनशीलता है। समय रहते हमारे नेताओं को इसे दुरुस्त करना चाहिए, अन्यथा जंगल राज कायम होने में कोई देर नहीं लगेगी। इसी तालाबंदी के दौरान हमारे पड़ोसी मुल्क चीन ने हमारी सीमाओं पर अतिक्रमण तेज किया, जिसका माकूल जवाब दिया गया तथा उसे यह महसूस कराया गया कि अब भारत 1962 का भारत नहीं, छेड़ोगे तो छोड़ेगा नहीं। इस तरह हम समय समय पर पाकिस्तान को भी माकूल जवाब देते रहते हैं। दुख की बात है कि पैसे के बलबूते चीन हमारे पड़ोसियों को हमारे विरोध में भड़का रहा है। उसके दो ही उत्तर हैं। पहला, हम आर्थिक एवं सामाजिक रूप से सुदृढ़ बने तथा हर तरह से आत्मनिर्भर बने। दूसरा, हमारा नौजवान बड़ी संख्या में 2 वर्ष के लिए बिना किसी वेतन के सेना में भर्ती तथा सैन्य प्रशिक्षण ले, जिससे समय आने पर देश के लिए लड़ने को तैयार रहे एवं उसमें देश के लिए जीने मरने का जज्बा पैदा हो। अब समय आ गया है जब भारत को अपनी बौद्धिक एवं सैन्य शक्ति विश्व को दिखानी पड़ेगी। जो हमसे टकराएगा वह चूर चूर हो जाएगा, इसको चरितार्थ कर दिखाना होगा। अभी हाल ही में नई शिक्षा नीति आ गई है, मैं उसका गहराई से अध्ययन कर रहा हूँ। अब तक जो पढ़ पाया हूँ उससे पता चला है कि जो कुछ मैंने अपनी पुस्तक शिक्षा निर्देशिका में लिखा है तथा जिसकी हम पालना अपने संस्थान में कर रहे हैं, वही शिक्षा नीति में लिखा हुआ है। जो हम कर रहे हैं वही हम अच्छे तरीके से करते जाएं। जी सर। अभी हाल ही में नई शिक्षा नीति आ गई है, मैं उसका गहराई से अध्ययन कर रहा हूँ। अब तक जो पढ़ पाया हूँ उससे पता चला है कि जो कुछ मैंने अपनी पुस्तक शिक्षा निर्देशिका में लिखा है तथा जिसकी हम पालना अपने संस्थान में कर रहे हैं, वही शिक्षा नीति में लिखा हुआ है। जो हम कर रहे हैं वही अच्छे तरीके से करते जाएं तथा उसका लेखा जोखा रखना सीख जाएं, तो हम 2020 की शिक्षा नीति का अक्षरशः पालन करते दिखेंगे। हमारा सर्वांगीण विकास का तरीका, काउंसलिंग का तरीका, हमारा 2 वे टीचिंग का तरीका, हमारा प्रशिक्षण का तरीका, हमारा महापुरुषों की जयंती मनाने का तरीका, हमारा वैल्यू एडेड कोर्स का तरीका, हमारा फैकल्टी डेवलपमेंट का तरीका, यही सब नई शिक्षा नीति में है। अंत में आप सबको भगवान श्री राम मंदिर के निर्माण आरंभ की बधाई देता हूँ। श्री राम मंदिर राष्ट्रीय एकता एवं राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है। इसे किसी भी तरह का सांप्रदायिक रंग देना भारत की समावेशी संस्कृति के साथ धोखा होगा। राम हम सबके हैं और हम सब में राम है। राम हमारे जीवन मूल्यों का आधार है, हमारी जीवन पद्धति के आदर्श हैं तथा हमारी सभ्यता के संबद्ध है।
जय हिंद, जय भारत।